दोस्तों हिस्ट्री का एक ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यूरोप में पुनर्जागरण के प्रसार एवं नगर राज्यों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। इससे पहले हम पुनर्जागरण के कारण और प्रभाव का क्वेश्चन करवा चुके हैं। लिंक आपको प्लेलिस्ट का इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग तैयारी शुरू कीजिए। कंप्लीट जो आपका तैयारी सिलेबस का वो हम करा चुके हैं, प्लेलिस्ट हम बना दिए और उस प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाइए जाकर के चेक कीजिए और अपने दोस्तों को भी इसको शेयर कर दीजिएगा। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वह है यूरोप में पुनर्जागरण के प्रसार एवं नगर राज्यों की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। यूरोप में पुनर्जागरण का प्रसार किस तरह से हुआ इसके बारे में आपको बताना, और नगर राज्यों का इसमें किस तरह से भूमिका रहा इसके बारे में आपको बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप पुनर्जागरण वाला क्वेश्चन को देख चुके हैं तो यहाँ पर आप और डिटेल में इस चीज को समझ पाएंगे। हम दोनों क्वेश्चन करा रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं था कि हम दोनों क्वेश्चन करवाए, लेकिन करा दिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कि यूरोप में जो पुनर्जागरण का प्रसार है वही पुनर्जागरण का बात हम लोग कर रहे थे पिछले क्वेश्चन में भी। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, किसी भूमिका को हम लोग देखते हैं। चैनल पर अगर आप लोग नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण यूरोप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। ये जो पुनर्जागरण है क्या तो एक आंदोलन था जो यूरोप के इतिहास का एक महत्वपूर्ण बौद्धिक और सांस्कृतिक आंदोलन था, जिसकी शुरुआत लगभग 14 सदी से इटली से हुई। इसका जो शुरुआत है पुनर्जागरण का, इटली से इसका शुरुआत किया गया था 14वीं सदी में, और धीरे धीरे यह पूरे यूरोप में फैल गया। और धीरे धीरे क्या तो ये पूरे यूरोप में फैल गया। इस आंदोलन ने शिक्षा, कला, साहित्य, विज्ञान और विचारों के क्षेत्र में गहरा परिवर्तन लाया है। और ये जो आंदोलन था पुनर्जागरण का आंदोलन, इसने शिक्षा के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में और विचारों के क्षेत्र में क्या तो गहरा परिवर्तन लाया है। कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण का प्रसार केवल विद्वानों और कलाकारों के प्रयासों से ही नहीं हुआ। ऐसा नहीं कि जो पुनर्जागरण का प्रसार है वो केवल विद्वानों और कलाकारों के प्रयासों से ही हुआ, बल्कि इसमें इटली के नगर राज्यों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। जो इटली का नगर राज्य है इसका भी महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। इटली के नगर राज्य जैसे कि फ्लोरेंस हो गए, वेनिस हो गया, मिलान हो गया और जो जेनेवा है, आर्थिक रूप से समृद्ध और सांस्कृतिक रूप से उन्नत थे। उस टाइम का ही हम लोग बात करें, उस टाइम में ये बहुत ही धनी था। इन नगर राज्यों ने कलाकारों, विद्वानों और वैज्ञानिकों को संरक्षण दिया। जब कॉन्स्टेंटिनोपल का कह सकते हैं उस पर अधिकार कर लिया गया था तुर्कों के द्वारा, तब उसके बाद यहाँ से जो भी विद्वान गए थे उनको इन्हीं लोगों ने संभाला था, इन्हीं राज्यों ने संभाला था। ये जो क्षेत्र आप देख पा रहे हैं, फ्लोरेंस हो, वेनिस हो, मिलान हो, जेनेवा हो, ये पहले से ही आर्थिक रूप से समृद्ध थे, जिन्होंने उन सबको संरक्षण दिया, कलाकारों को संरक्षण दिया, जो वैज्ञानिक थे, जो विद्वान थे, उनको संरक्षण दिया। और इन नगर राज्यों के कलाकारों, विद्वानों और वैज्ञानिकों को संरक्षण दिया, जिससे पुनर्जागरण के विचार में तेजी से फैलने लगे। जिससे क्या तो पुनर्जागरण का जो विचार है वो तेजी से फैलने लगा। तो इसमें इटली का बहुत ज्यादा भूमिका रहा है। आगे हम देखेंगे कि यूरोप में पुनर्जागरण का प्रसार कैसे हुआ, किस तरह से इसका फैलाव हुआ। प्रसार का मतलब क्या है तो फैलना, ठीक है। तो यूरोप में पुनर्जागरण का प्रसार कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। पहले जो पॉइंट बनाएंगे वो है इटली से यूरोप के अन्य देशों में विस्तार। इटली से ये यूरोप के अन्य देशों में चला गया, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो पुनर्जागरण उसका प्रसार हुआ है। पुनर्जागरण की शुरुआत सबसे पहले इटली में हुई थी, जो फ्लोरेंस है वहां से इसका शुरुआत होता है। इटली के नगर राज्यों में कला, साहित्य और शिक्षा का तेजी से विकास हुआ, क्योंकि इनके पास जो है जो विद्वान थे वो यहाँ पर भाग के आए थे कॉन्स्टेंटिनोपल के शहर से। बाद में व्यापार, यात्राओं और विद्वानों के संपर्क के माध्यम से यह आंदोलन फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड और स्पेन जैसे देशों में फैल गया। क्या कहा गया कि बाद में व्यापार के लिए, यात्राओं के लिए या फिर विद्वानों के संपर्क के माध्यम से यह आंदोलन जो वो फ्रांस में चला गया, जर्मनी में चला गया, इंग्लैंड में चला गया और स्पेन जैसे देशों में फैल गया। यूरोप के मतलब लगभग सभी देशों में ये फैलने लगा। इस प्रकार इटली पुनर्जागरण का मुख्य केंद्र बना और वहीं से इसके विचार पूरे यूरोप में पहुंचे। और वहीं से क्या तो जो इटली है वहीं से इसका जो विचार है वो पूरे यूरोप में पहुंचा है। तो इस तरह से इसका जो पुनर्जागरण है इसका प्रसार यूरोप में हुआ है। अगला जो हम लोग देखेंगे तरीका वो है विद्वानों और कलाकारों की यात्राएं। जो विद्वान और कलाकार थे जो अलग अलग देशों में उन्होंने यात्राएं की, जिसके कारण इसका प्रसार हुआ है। पुनर्जागरण के समय अनेक विद्वान, कलाकार और विचारक विभिन्न देशों की यात्रा करते थे, अलग अलग देशों में वो यात्रा करते थे, जिनके कारण भी इसका प्रसार हुआ है। वे अपने साथ नए विचार, साहित्य और कलात्मक शैली भी लेकर चलते थे। इससे यूरोप के विभिन्न क्षेत्रों में पुनर्जागरण के विचारों का आदान प्रदान हुआ और ज्ञान का प्रसार तेजी से होने लगा। तो इस तरह से जो पुनर्जागरण उसका प्रसार हुआ है यूरोप के देशों में। अगला जो पॉइंट है छापा खाने के माध्यम से विचारों का प्रसार। जब छापा खाना मतलब जो प्रिंटिंग प्रेस है उसका जब आविष्कार कर लिया गया तो उसके माध्यम से विचारों का प्रसार हुआ। ये जो पुनर्जागरण उसका यूरोप में प्रसार हुआ है। छापा खाने के आविष्कार ने पुनर्जागरण के प्रसार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुस्तकों, लेखों और वैज्ञानिक विचारों को बड़ी संख्या में छापा जाने लगा। जो भी वैज्ञानिक थे, जो भी पुस्तक थे, जो भी लेख थे, जो इनके द्वारा लिखा जा रहा था, बताया जा रहा था, उनको बहुत ही बड़ी संख्या में छापा जाने लगा। इससे शिक्षा का विस्तार हुआ और नए विचार समाज के अधिक लोगों तक पहुंचने लगे। इससे क्या होता है शिक्षा का विस्तार हुआ, क्योंकि चीज अब जब आपको ज्ञान आसानी से मिलने लगे तो आप आराम से ज्ञान को ले सकते हैं।
तो जैसे छापाखाना खुल गया, प्रिंटिंग प्रेस खुल गया, उसी कारण जो ज्ञान है, जो शिक्षा है, वो अधिक लोगों तक पहुंचने लगा और अधिक लोगों से क्या है तो ज्यादा ज्ञान होने लगे। चौथा जो पॉइंट है वो है विश्वविद्यालयों और शिक्षा संस्थानों का विकास। इस तरह से क्या है तो जो पुनर्जागरण उसका प्रसार पूरे यूरोप में हुआ, विश्वविद्यालय बनाए गए, शिक्षा संस्थानों को बनाया गया, जिसके बाद क्या है तो पूरे यूरोप में ये फैलते गया। पुनर्जागरण के समय यूरोप में कई विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थान स्थापित हुए। इन संस्थानों में प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य, दर्शन और विज्ञान का अध्ययन किया जाने लगा। क्या कहा जा रहा है कि इन संस्थानों में क्या तो प्राचीन जो यूनान के और रोमन के साहित्य थे, जो दर्शन थे, जो विज्ञान थे, उन सब का अध्ययन किया जाने लगा। इससे नई पीढ़ी के विद्वानों में स्वतंत्र चिंतन और बौद्धिक जागरूकता विकसित हुई। इससे जो इन चीजों का अध्ययन करता है, वो नई पीढ़ियों वाले जो लोग होते हैं उनका जो अध्ययन करता है, तो इन विद्वानों में क्या है तो स्वतंत्र चिंतन मतलब खुली सोच और बौद्धिक जागरूकता का विकसित होने लगा। तो इस तरह से इसका और प्रसार होने लगा। अगला इसमें तरीका हम लोग देखेंगे वो है शासकों और धनी वर्ग का संरक्षण। हम आपको पहले बताया कि जो इटली का जो लोग थे, जो इटली का क्षेत्र था, उसने क्या किया तो इसको रख रखा था। जो भी शासक और धनी वर्ग लोग थे उसको संरक्षण दिया था, तब जाकर के इसका जो पुनर्जागरण का प्रसार है वो पूरे यूरोप में हो पाया है। यूरोप के कई शासकों और धनी व्यापारियों ने कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण दिया। जो यहाँ के शासक थे, जो यहाँ के धनी व्यापारी थे, उन्होंने कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण दिया है। जो इटली के जो बड़े बड़े कह सकते हैं शासक थे, जो रईस लोग थे, उन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। सिर्फ इटली का नहीं बल्कि पूरे यूरोप का बात करें, क्योंकि यूरोप में अब जो विद्वान है वो घूमने लगे थे, यात्रा कर रहे थे, घूमने के लिए जा रहे थे, ठीक है। तो इसके लिए कहा जा रहा है कि उन्होंने कला, साहित्य और विज्ञान के विकास के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की। इससे पुनर्जागरण के विचारों को समाज में फैलने का अवसर मिला। इससे क्या, तो जो पुनर्जागरण का विचार था उसको समाज में फैलने का भी अवसर मिल पाया। अगला जो तरीका है पुनर्जागरण का यूरोप में प्रसार का, वो है सांस्कृतिक संपर्क और भौगोलिक खोजें। सांस्कृतिक संपर्क जैसे होता गया, लोगों में अपना संस्कृति का आदान प्रदान होता गया, और जो भौगोलिक खोजें, नए नए जो क्षेत्रों का खोज किया गया, इससे भी क्या हो तो इसका प्रसार बढ़ा है। पुनर्जागरण के समय यूरोप का संपर्क अन्य देशों से और सभ्यताओं से बढ़ने लगा। जब पुनर्जागरण का समय चल रहा था उस टाइम यूरोप का जो संपर्क है वो अन्य देशों और सभ्यताओं से बढ़ने लगा। भौगोलिक खोजों के कारण विभिन्न देशों के बीच व्यापार और सांस्कृतिक संबंध विकसित हुए। इससे नए विचारों का आदान प्रदान हुआ और पुनर्जागरण का प्रभाव व्यापक होता गया। और जो पुनर्जागरण उसका प्रभाव व्यापक होता है, क्योंकि जब नए नए भूमियों को खोजा गया, नए नए क्षेत्रों को खोजा गया, तो उसके साथ व्यापार करने लगे लोग, नए नए सभ्यताओं के साथ इन्होंने क्या तो व्यापार किया, जिसके कारण इनका जो संस्कृति संबंध वो विकसित हुआ और नए विचारों का आदान प्रदान हुआ और पुनर्जागरण का प्रभाव देखने को मिला, पूरे क्षेत्र में ये फैल गया। आगे हम लोग देखते हैं नगर राज्यों की क्या भूमिका रही है। जो नगर राज्य थे उनकी क्या भूमिका रही है पूरे यूरोप में ये पुनर्जागरण के प्रसार के लिए। पहला जो इसका भूमिका रहा है वो आर्थिक समृद्धि और व्यापार का विकास। आर्थिक समृद्धि और व्यापार का विकास किया गया। इटली के नगर राज्य व्यापार और समुद्री गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। क्या कहा जा रहा है कि इटली का जो नगर राज्य था वो व्यापार और समुद्री गतिविधियों के प्रमुख केंद्र थे। वे एशिया और यूरोप के बीच व्यापार करते थे। एशिया और यूरोप के बीच में क्या था, ये जो इटली वो व्यापार किया करता था, जिससे उन्हें अपार धन प्राप्त हुआ। इटली जो है बहुत ही पहले से बड़ा धनी देश रहा है, ठीक है, बहुत ही रईस देश ये रहा है बहुत पहले से। इस आर्थिक समृद्धि के कारण नगर राज्य कला, साहित्य और शिक्षा को प्रोत्साहित करने में सक्षम हुए। जब हम लोग इटली के बारे में पढ़ते हैं या फिर जब हम लोग जापान, आपका तो सिलेबस नहीं है, लेकिन सिलेबस में हम लोग कभी कभी पढ़ते हैं इटली के बारे में, जापान के बारे में, तब आप जब इतिहास को पढ़ते हैं वहां पर आपको पता चलेगा जो इटली है बहुत ही पहले से रईस रहा है ये। इसमें भूमिका देखने को मिलता है कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण। कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण। नगर राज्यों के शासकों और धनी परिवारों ने कलाकारों और विद्वानों को संरक्षण दिया, क्योंकि जिनके पास पैसा था, तो जो आपका शहर था इस्तानबुल, उससे जो भी भागे हुए लोग थे उनको इसने क्या तो संरक्षण दिया। उन्होंने चित्रकारों, मूर्तिकारों, वास्तुकारों और साहित्यकारों को आर्थिक सहायता प्रदान की। इस संरक्षण के कारण कई महान कलाकारों और विद्वानों ने अपनी प्रतिभा का विकास किया है। अगला जो इसमें हम लोग भूमिका देखेंगे नगर राज्यों का, वो है सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में विकास। सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र के रूप में इसमें विकास किया। फ्लोरेंस, वेनिस और मिलान जैसे नगर राज्य धीरे धीरे कला, साहित्य और शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए। इनमें सबसे पहले क्या है तो सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र का विकास हुआ है। यहाँ विद्वानों की सभाएं, साहित्यिक चर्चाएं और कलात्मक गतिविधियां होती थी। इससे पुनर्जागरण के विचारों को फैलने का अनुकूल वातावरण मिला, क्योंकि यहाँ पर इन सब चीजों का विकास हो गया, सांस्कृतिक क्षेत्रों का विकास हुआ, बौद्धिक केंद्रों का विकास हुआ, जिसके कारण पुनर्जागरण के विचारों को फैलने का अनुकूल वातावरण यहाँ पर मिल गया, ठीक है, इटली से ही। अगला इसमें भूमिका देखने को मिलता है वो है जो नगर राज्यों का जो भूमिका देखने को मिलता है वो है स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था। स्वतंत्र राजनीतिक व्यवस्था। इटली के नगर राज्य स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयां थे और उन पर चर्च या किसी एक सम्राट का पूर्ण नियंत्रण नहीं था, क्योंकि
ये स्वतंत्र इकाइयां थी। ठीक है, इटली का जो नगर राज्य था मतलब छोटे छोटे नगर में ये बटा हुआ था, तो ये अलग कह सकते हैं कि एक राजनीतिक इकाई था जो अलग था, स्वतंत्र था, वो किसी भी सम्राट के नियंत्रण में नहीं था। इस स्वतंत्रता के कारण वहां के लोग नए विचारों को अपनाने और स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए अधिक स्वतंत्र थे। क्योंकि वो स्वतंत्र थे तो अलग अलग विचारों को अपनाने के लिए, स्वतंत्र रूप से सोचने के लिए वो स्वतंत्र थे। अगला जो कारण इसके प्रसार का जो भूमिका है नगर राज्यों का, वो है प्राचीन संस्कृति के संरक्षण में योगदान। ये जो प्राचीन संस्कृति है उसके संरक्षण में इन्होंने योगदान दिया है। नगर राज्यों में प्राचीन यूनानी और रोमन ग्रंथों का संग्रह और अध्ययन किया गया। विद्वानों ने इन ग्रंथों का अनुवाद और अध्ययन किया। क्या कहते, तो विद्वानों ने इन ग्रंथों का अनुवाद भी किया और अध्ययन भी किया। इससे प्राचीन ज्ञान फिर से समाज के सामने आया और पुनर्जागरण को नई दिशा मिली, और जो पुनर्जागरण उसको नया दिशा मिल पाया। तो इस तरह से जो प्राचीन ग्रंथ थे, जो यूनानी ग्रंथ थे, ठीक है, जो साम्राज्य था रोमन साम्राज्य, वहां से जो भी साहित्य लाया गया तो उसका फिर से अध्ययन किया गया, फिर से उसको बनाया गया। और यहाँ पर नगर राज्य का भूमिका देखने को मिलता है कला और स्थापत्य के विकास में योगदान। कला और स्थापत्य के विकास में योगदान। नगर राज्यों में अनेक भव्य इमारतों, चर्चों और कलात्मक स्मारकों का निर्माण हुआ। जो नगर राज्य थे वहां पर अनेक भव्य इमारतों का निर्माण किया गया, चर्चों का निर्माण किया गया और कलात्मक स्मारकों का निर्माण किया गया। इससे चित्रकला, मूर्तिकला और वास्तुकला के क्षेत्र में नई शैली और तकनीक का विकास हुआ। इन कलात्मक उपलब्धियों ने पुनर्जागरण की पहचान को और मजबूत किया। और ये सब जो तकनीकी विकास था इसने क्या किया, तो कलात्मक उपलब्धियों ने इन सब कलात्मक उपलब्धियों ने किया तो पुनर्जागरण की पहचान को और मजबूत कर दिया। तो इस तरह से इसका प्रसार हुआ है और नगर राज्यों ने इस तरह से इसकी भूमिका को निभाया है। आगे एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेंगे। कहा जा रहा है कि पुनर्जागरण का प्रसार यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे हुआ। पुनर्जागरण का जो प्रसार है वो यूरोप के विभिन्न देशों में धीरे धीरे हुआ, और इसमें इटली के नगर राज्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। और जो इटली के नगर राज्य हैं, चाहे वो फ्लोरेंस हो, ठीक है, या फिर जो भी छोटे छोटे राज्य हैं, उसका भूमिका बहुत ज्यादा रहा है। उनकी आर्थिक समृद्धि, सांस्कृतिक संरक्षण और स्वतंत्र वातावरण ने इस आंदोलन को जन्म देने और फैलाने में प्रमुख योगदान दिया है। परिणाम स्वरूप पुनर्जागरण ने यूरोप में आधुनिक विचारों और नए ज्ञान के विकास की मजबूत नींव दिया है। इस तरह से आप लोग क्या करेंगे, तो आप लोग निष्कर्ष को लिखेंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया। और चैनल पर दोस्तों तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। आपके लिए हम प्लेलिस्ट बना दिए, तो लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाएगा। प्लेलिस्ट से आप लोग तैयारी शुरू कीजिए और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।